मैं CS पटेल बृहन मुंबई महानगर पालिका वर्चुअल क्लास की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, वैश्विक महामारी के चलते इस वर्ष पठन पाठन का कार्यक्रम प्रभावित हो रहा है। ऐसे में हमारी बृहन मुंबई महानगर पालिका ने प्रत्येक विद्यार्थी तक ऑनलाइन शिक्षण पहुंचाने की व्यवस्था की है। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। तो बच्चों, कक्षा छठी में आज हम पढ़ेंगे इतिहास यानी हिस्ट्री की बात करेंगे। तो स्क्रीन पर दाहिनी ओर आप देख पा रहे हैं इतिहास और नागरिक शास्त्र की कक्षा छठी की पाठ्य पुस्तक। जिस बच्चों हम देखने वाले कक्षा छठी इतिहास यानी हिस्ट्री पढ़ेंगे और जिसमें आप देखने वाले हैं बच्चों पाठ 11 प्राचीन भारत और विश्व भाग दूसरा यानी एंशिएंट इंडिया एंड द वर्ल्ड पार्ट 2 की हम बात करेंगे। तो बच्चों, मैं CS पटेल वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर SPGM मुंबई से। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। बच्चों, प्राचीन भारत और विश्व भाग 1 हम पढ़ चुके हैं। थोड़ा सा हम रिवीजन कर लेते हैं, थोड़ा सा पुनरावलोकन कर लेते हैं। आइए बच्चों थोड़ा सा रिवीजन करेंगे। पार्ट 1 हमने क्या सीखा था। तो बच्चों, पार्ट 1 में हमने देखा था, जिस बच्चों हमने अध्ययन किया था, अगर हम बात करें जिस बच्चों तो भारत और पश्चिमी देशों के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की थी पार्ट 1 में। बच्चों, हमने देखा था पेरिस के संग्रहालय में गौतम बुद्ध की प्रतिमा गांधार शैली में है, जिसकी हमने बात की थी। अफगानिस्तान के हड्डा में स्तूप पर गांधार शैली का शिल्प, जिसकी हमने बात की थी। यूनानी लोगों की वेशभूषा एम्फोरा, एक प्रकार का कुंभ और वाद्य, जिसकी चर्चा हमने पार्ट 1 में बच्चों विस्तार से की हुई है। बच्चों, पार्ट 1 आपने नहीं देखा है तो पार्ट 1 आप देख लेंगे, जिससे पार्ट 1 और पार्ट 2 यह पार्ट 2 भागों में है, तो पूरा पार्ट अच्छी तरह से आप समझ लेंगे। इस बच्चों थोड़ा सा और रिवाइज करें हम। प्राचीन भारत और विश्व भाग 1 यानी पार्ट 1 में हमने और क्या सीखा था। हमने सीखा था बच्चों कि तमिलनाडु के अरिका मेडु नामक स्थान पर हुए उत्खनन में भी रोमन बनावट की अनेक वस्तुएं पाई गई। और साथ ही हमने महाराष्ट्र के कोल्हापुर की बात की थी। इस बच्चों तो अरिका मेडु में पाया गया रोमन सम्राट अगस्टस का सोने का सिक्का स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। तो बच्चों, इसके बारे में विस्तार से हमने पार्ट 1 में अध्ययन किया हुआ है। तो बच्चों, पार्ट 1 आपने नहीं देखा है तो वहां पे देख के समझ लीजिए, फिर पार्ट 2 अच्छी तरह से आप समझ जाएंगे। तो चलिए बच्चों, आज उसी क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे और आज हम बात करेंगे भारत और एशिया महाद्वीप के अन्य देशों की बात करेंगे। इंडिया एंड अदर कंट्रीज इन एशिया की हम बात करेंगे। तो बच्चों, हमसे पहले देखेंगे श्रीलंका की बात करेंगे। तो बौद्ध धर्म का प्रसार करने के लिए सम्राट अशोक ने अपने बेटे महेंद्र तथा अपनी बेटी संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। तो बच्चों, यहाँ बात कर रहे हैं श्रीलंका की। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं जिस श्रीलंका की बात कर रहे हैं। और बच्चों, हम आपको पॉइंटर की मदद से बताएं कि यहाँ पर श्रीलंका को आप देख रहे हैं और बच्चों वहीं पर उसके नीचे एक स्थान और जरा ध्यान से देखिए जिसका नाम नीचे लिखा हुआ है सिगिरिया। तो बच्चों, इसका भी इंपॉर्टेंस है, इसकी हम बात करेंगे। तो इन दोनों स्थानों यानी इन दोनों के नामों का उल्लेख श्रीलंका के बौद्ध ग्रंथ महावंश में मिलता है। तो बच्चों, हमें ध्यान रखना है। तो बौद्ध धर्म का प्रसार करने के लिए सम्राट अशोक ने अपने बेटे महेंद्र और अपनी बेटी संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। इस बच्चों और इन दोनों के नामों का उल्लेख श्रीलंका के बौद्ध ग्रंथ महावंश में मिलता है, ये हमें ध्यान रखा है। तो पूछा जा सकता है महावंश, तो आपको ध्यान रखना है श्रीलंका के बौद्ध ग्रंथ की हम बात करें जिसका नाम महावंश है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आइए बच्चों, इसी क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों, हम भारत और एशिया महाद्वीप के अन्य देशों की बात कर रहे हैं। इंडिया एंड अदर कंट्रीज इन एशिया की बात कर रहे हैं। तो बच्चों, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है जब हम भारत और एशिया महाद्वीप के अन्य देशों की बात करें। बच्चों, पार्ट 1 में हम आपको थोड़ा सा याद दिला दें, हमने भारत और पश्चिमी देशों के संदर्भ में चर्चा की थी। और बच्चों, आज हम जो अध्ययन करने वाले हैं भारत और एशिया महाद्वीप के अन्य देशों की बात करेंगे, यानी हम तमाम चाहे पूर्वी देशों की बात करेंगे, इनकी हम बात करने वाले हैं भारत और एशिया महाद्वीप के अन्य देशों की बात करेंगे। तो संघमित्रा अपने साथ बोध वृक्ष की टहनी ले गई थी। इस बच्चों, ये ध्यान रखना है, संघमित्रा अपने साथ बोध वृक्ष की टहनी ले गई थी। श्रीलंका के अनुराधपुर में बोध वृक्ष है
और वहाँ की परंपरा के अनुसार यह माना जाता है कि वह बोध वृक्ष इसी टहनी से बड़ा हुआ है। राइट बच्चों, तो चलिए आपको ध्यान रखना है श्रीलंका के अनुराधपुर में बोध वृक्ष है और वहाँ की परंपरा के अनुसार यह माना जाता है कि वह बोध वृक्ष इसी टहनी से बड़ा हुआ है। तो ये परंपरा है, आपको ध्यान रखना है बच्चों। आइए बच्चों इस क्रम में हम और आगे बढ़ते हैं। इस बच्चों हम अध्ययन कर रहे हैं भारत और एशिया महाद्वीप के अन्य देशों की बात कर रहे हैं। इंडिया एंड अदर कंट्रीज इन एशिया की हम बात करें। श्रीलंका के मोती तथा अन्य मूल्यवान वस्तुओं की भारत में बड़ी मांग थी। इस बच्चों तो श्रीलंका के मोती तथा अन्य मूल्यवान वस्तुओं की भारत में बड़ी मांग थी। वहाँ के सिगिरिया नामक स्थान पर ईसा की 5वीं शताब्दी में, इस बच्चों तो ये आप ध्यान रखें, हम बात कर रहे हैं सिगिरिया की। तो सिगिरिया स्थान की बच्चों बात हमने अभी चर्चा आपसे की थी, ये आपको ध्यान रखना है। तो सिगिरिया नामक स्थान पर ईसा की 5वीं शताब्दी में कश्यप राजा ने गुफाएं खुदवाई थी। तो ये ध्यान रखना है, कश्यप राजा ने गुफाएं खुदवाई थी। बच्चों उन गुफाओं के भित्ति चित्रों की शैली अजिंठा की चित्र शैली के साथ साम्य, अजिंठा यानी अजंता बच्चों, तो उन गुफाओं की भित्ति चित्रों की बात करें, उसकी शैली की बात करें, तो जो अजिंठा के चित्र की बात करते हैं तो उसकी शैली के साम्य, साम का मतलब बच्चों एक जैसा यानी समानता कर सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। श्रीलंका के महावंश और दीप वंश ग्रंथ भारत और श्रीलंका के बीच के पारस्परिक संबंधों की जानकारी देते हैं। तो बच्चों यहाँ हमने देखा सिगिरिया नामक स्थान की हमने बात की और किस तरह से कश्यप राजा ने गुफाएं खुदवाई इसकी हमने बात की, और ये जो उन गुफाओं के भित्ति चित्रों की जो शैली की अगर बात करें बच्चों तो अजिंठा की चित्र शैली के साथ साम्य दर्शाती है, यानी एक समान दिखाई पड़ते हैं। और श्रीलंका के महावंश और दीप वंश ग्रंथ भारत और श्रीलंका के बीच के पारस्परिक संबंधों की जानकारी देते हैं। और बच्चों ध्यान रखना है कि ये ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए हैं। इस बच्चों ध्यान रखें, हम बात कर रहे हैं ग्रंथों की जिन वे पाली भाषा में लिखे गए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। आइए बच्चों इसी क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों अध्ययन कर रहे हैं हम चीन और अन्य देशों की बात कर रहे हैं, चाइना एंड अदर कंट्रीज की बात कर रहे हैं। तो प्राचीन समय से भारत और चीन के बीच व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध प्रस्थापित हुए। ये बच्चों हम बात कर रहे हैं भारत और चीन की बात करें तो प्राचीन समय से ही भारत और चीन के बीच व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध प्रस्थापित हुए थे। चीन में तैयार होने वाले रेशमी वस्त्र को भारत में सेनांशुक कहते थे। राइट, तो बच्चों चीन में जो रेशमी वस्त्र तैयार होते थे जिस बच्चों भारत में उन्हें चीनांशुक कहते थे, ये हमें ध्यान रखना है। सम्राट हर्षवर्धन ने चीन के दरबार में अपना राजदूत भेजा था। राइट बच्चों ध्यान रखना है, सम्राट हर्षवर्धन ने चीन के दरबार में अपना राजदूत भेजा था, ये ध्यान रखना है। आइए बच्चों इसी क्रम में हम और आगे बढ़ें। तो बच्चों हम अध्ययन कर रहे हैं चीन और अन्य देशों की बात कर रहे हैं, यानी चाइना एंड अदर कंट्रीज की बात कर रहे हैं। आइए बच्चों चीन और अन्य देशों की हम बात कर रहे हैं, चाइना एंड अदर कंट्रीज की बात करें। भारत में चीनांशुक की बड़ी मांग थी, जिसकी चर्चा हमने की थी बच्चों, यानी ये चीन की हम बात करें तो भारत में चीनांशुक की बड़ी मांग थी, ये आपको ध्यान रखना है। प्राचीन भारत के व्यापारी यह चीनांशुक पश्चिमी देशों में भेजते थे। तो प्राचीन भारत के व्यापारी यह चीनांशुक पश्चिमी देशों में भेजते थे। यह व्यापार सड़क मार्ग से होता था। इस बच्चों यह व्यापार सड़क मार्ग से होता है और इस मार्ग को रेशम मार्ग भी कहते हैं। तो जो कि बच्चों रेशम मार्ग बहुत चर्चित नाम है इस बच्चों, तो रेशम मार्ग भी कहते हैं जिस सड़क मार्ग की हम बात करें जो जिससे व्यापार किया जाता था। तो ये बहुत चर्चित नाम है रेशम मार्ग, आपको ध्यान रखना है। आइए बच्चों हम अध्ययन कर रहे हैं चीन और अन्य देशों की बात करें, चाइना एंड अदर कंट्रीज की बात कर रहे हैं। भारत के कुछ प्राचीन स्थान इस रेशम मार्ग से जोड़े गए थे। उनमें महाराष्ट्र के मुंबई के समीप का नालासोपारा एक स्थान था, ये हमें ध्यान रखना है बच्चों। और भारत में बौद्ध भिक्खु फाहियान
और युआन स्वांग भी रेशम मार्ग से ही आए थे। तो स्क्रीन पर बच्चों युआन स्वांग को आप देख पा रहे हैं। इस पॉइंटर की मदद से हम आपको बताएं तो भारत में बौद्ध भिक्खु फाहियान और युआन स्वांग भी रेशम मार्ग से ही आए थे। राइट, तो ध्यान रखना है बच्चों। भारत के कुछ प्राचीन स्थलों की हमने बात की जो रेशम मार्ग से जोड़े गए, ये आपको ध्यान रखना है। आइए बच्चों इसी क्रम में हम और आगे बढ़ लेते हैं। तो हम बच्चों बात कर रहे हैं अभी चीन और अन्य देशों की बात कर रहे हैं, चाइना एंड अदर कंट्रीज की बात कर रहे हैं। ईस्वी सन प्रथम शताब्दी का चीनी सम्राट मिंग के आमंत्रण पर बौद्ध भिक्खु धर्म रक्षक और कश्यप मातंग चीन गए थे। राइट, ध्यान रखिए बच्चों, ईस्वी सन की पहली शताब्दी का चीनी सम्राट मिंग के आमंत्रण पर बौद्ध भिक्खु धर्म रक्षक और कश्यप मातंग चीन गए थे। राइट बच्चों, ये ध्यान रखना है बच्चों, भारत से ये पहली शताब्दी में, ईस्वी सन की पहली शताब्दी में, अर्थात चीनी सम्राट यानी चीन के राजा मिंग के आमंत्रण पर बौद्ध भिक्खु धर्म रक्षक और कश्यप मातंग चीन गए थे। ये हमें ध्यान रखना है। उन्होंने अनेक भारतीय बौद्ध ग्रंथों का चीनी भाषा में अनुवाद किया, ये हमें ध्यान रखना है। तो भारतीय बौद्ध ग्रंथों का चीनी भाषा में अनुवाद किया बच्चों, ये हमें ध्यान रखना है। उसके पश्चात चीन में बौद्ध धर्म के प्रसार हेतु प्रोत्साहन मिला। राइट, तो भारतीय बौद्ध ग्रंथों का चीनी भाषा में अनुवाद करने के बाद चीन में बौद्ध धर्म के प्रसार हेतु प्रोत्साहन मिला, यह हमें ध्यान रखना है। बौद्ध धर्म जापान, कोरिया और वियतनाम देशों में भी पहुंचा। तो बच्चों यहाँ पर हम देख रहे हैं, हम अध्ययन कर रहे हैं चीन और अन्य देशों की बात करें, चाइना एंड अदर कंट्रीज की बात करें, तो देखा बच्चों कि बौद्ध धर्म किस तरह से विश्व के तमाम देशों की बात करें, चाहे जापान की बात करें, कोरिया की बात करें, वियतनाम की बात करें, यस, तो बौद्ध धर्म जापान, कोरिया और वियतनाम देशों में भी पहुंचा, ये हमें ध्यान रखना है। आइए बच्चों इस क्रम में हम और अध्ययन करेंगे। हम बात करेंगे दक्षिण पूर्व एशिया के देशों की बात करेंगे, कंट्रीज इन साउथ ईस्ट एशिया की बात करेंगे। तो कंबोडिया देश के प्राचीन राज्य फुनान की स्थापना ईस्वी सन पहली शताब्दी में हुई। इस बच्चों हम बात कर रहे हैं कंबोडिया की, तो ये बच्चों दक्षिण पूर्व एशिया के यानी साउथ ईस्ट एशिया के देशों की बात हो रही है। इसमें कंबोडिया स्क्रीन पर आप देख पा रहे बच्चों, यहाँ पर कंबोडिया लिखा है बच्चों और तीर के द्वारा, निशान के द्वारा यहाँ पर बताया गया ये कंबोडिया है। राइट, तो यही कंबोडिया की बात हो रही बच्चों। कंबोडिया देश के प्राचीन राज्य फुनान की स्थापना ईस्वी सन पहली शताब्दी में हुई थी। चीनी परंपरा के आधार पर यह जानकारी प्राप्त होती है कि फुनान की स्थापना कौंडिण्य नामक भारतीय ने की थी। तो बच्चों ध्यान रखना है, चीनी परंपरा के आधार पर इस तरह की जानकारी प्राप्त होती है कि फुनान की स्थापना कौंडिण्य नामक भारतीय ने की थी। इस बच्चों हम बात करें कंबोडिया के प्राचीन राज्य फुनान की स्थापना की बात हम कर रहे हैं। फुनान के निवासियों को संस्कृत भाषा का ज्ञान था। इस बच्चों हम बात कर रहे हैं फुनान की, तो फुनान के निवासियों को संस्कृत भाषा का ज्ञान था। उस कालखंड का एक उकेरा हुआ शिलालेख उपलब्ध है, यह शिलालेख संस्कृत में है। राइट बच्चों, हम बात कर रहे हैं फुनान के निवासियों को संस्कृत भाषा का ज्ञान था। उस कालखंड का एक उकेरा हुआ शिलालेख उपलब्ध है और बच्चों यह शिलालेख संस्कृत भाषा में है, यह हमें ध्यान रखना है। आइए बच्चों इस क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों हम अध्ययन कर रहे हैं कंट्रीज इन द साउथ ईस्ट एशिया की बात कर रहे हैं, दक्षिण पूर्व एशिया के देशों की बात कर रहे हैं। दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य देशों में भी भारतीय वंश के लोगों के छोटे राज्य उदित हुए थे। जिस बच्चों दक्षिण पूर्व एशिया के देशों की बात करें तो भारतीय वंश के लोगों के छोटे राज्य उदित हुए थे। इन राज्यों के कारण भारतीय संस्कृत का प्रसार दक्षिण पूर्व एशिया में होता रहा। राइट, तो बच्चों इन छोटे राज्यों के कारण भी भारतीय संस्कृत का प्रसार दक्षिण पूर्व एशिया में होता रहा। तो इस बच्चों हम दक्षिण पूर्व एशिया की बात कर रहे हैं, तो स्क्रीन पर आइए दक्षिण पूर्व एशिया के जो देश हैं यहाँ पर भारतीय संस्कृत का प्रसार होता रहा। आइए बच्चों इस क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। तो हम अध्ययन कर रहे हैं बच्चों
दक्षिण पूर्व एशिया के देशों की बात करें, कंट्रीज इन साउथ ईस्ट एशिया की बात करें। दक्षिण पूर्व एशिया की कला और उसके सांस्कृतिक जीवन पर भारतीय संस्कृति का प्रभाव दिखाई देता है। तो बच्चों यहाँ पर समझ सकते हैं, हम बात कर रहे हैं दक्षिण पूर्व एशिया की कला और उसके सांस्कृतिक जीवन पर भारतीय संस्कृति का प्रभाव दिखाई दे रही है। यानी बच्चों जो दक्षिण पूर्व एशिया के देशों की बात कर रहे हैं, दक्षिण पूर्व एशिया की कला और उसके सांस्कृतिक जीवन पर भारतीय संस्कृति का प्रभाव दिखाई देता है। इंडोनेशिया में तो बच्चों ये अगर बात करें तो इंडोनेशिया, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों इंडोनेशिया लिखा हुआ है, यस, तो इंडोनेशिया ये आप देख पा रहे हैं। तो ये इंडोनेशिया के ये जो हम देशों की बात करें, छोटे छोटे देशों की बात करें, तो इंडोनेशिया में आज भी रामायण और महाभारत की कथाओं पर आधारित एवं नाट्य लोकप्रिय है। तो बच्चों ये हम ध्यान रखना है कि इंडोनेशिया में आज भी रामायण और महाभारत की कथाओं पर आधारित नृत्य और नाट्य लोकप्रिय है। दक्षिण पूर्व एशियाई राज्यों में भारतीय संस्कृति का प्रभाव उत्तरोत्तर बढ़ता रहा। तो बच्चों ध्यान रखना है, दक्षिण पूर्व एशियाई राज्यों में भारतीय संस्कृति का प्रभाव उत्तरोत्तर यानी धीरे धीरे आगे की ओर जिस बच्चों उत्तरोत्तर बढ़ता गया, ये हमें ध्यान रखना। तो बच्चों हम अध्ययन कर रहे हैं दक्षिण पूर्व एशिया के देश, कंट्रीज इन द साउथ ईस्ट एशिया की बात कर रहे हैं। प्राचीन समय में बौद्ध धर्म म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया आदि देशों में पहुंच गया। इस बच्चों अगर म्यांमार की बात करें तो आप देख सकते हैं म्यांमार को यहाँ आप देख सकते हैं। इसी तरह से बच्चों म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया की बात करते हैं, इंडोनेशिया आप देख पा रहे हैं आज। तो बौद्ध धर्म म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया आदि देशों में पहुंच गया। यानी दक्षिण पूर्व एशिया के तमाम देशों में प्राचीन समय में बौद्ध धर्म किस तरह से पहुंचा, इसकी हम बात कर रहे हैं। आइए बच्चों इसी क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। कालांतर में यानी बच्चों आगे चलकर कालांतर में शिव और विष्णु के मंदिरों का भी निर्माण हुआ। जिस बच्चों हम अध्ययन कर रहे हैं दक्षिण पूर्व एशिया के देशों की बात कर रहे हैं, कंट्रीज इन द साउथ ईस्ट एशिया की बात कर रहे हैं। तो बच्चों इस वर्ष हमने ईसा पूर्व 3000 से ईस्वी सन 8वीं शताब्दी के भारतीय इतिहास की जानकारी प्राप्त की। तो बच्चों इस वर्ष हमने जो अध्ययन किया, इस बच्चों कक्षा छठी की हम बात कर रहे हैं, ईसा पूर्व 3000 से लेकर के बच्चों ईस्वी सन 8वीं शताब्दी तक भारतीय इतिहास की जानकारी बच्चों हमने प्राप्त की इस बच्चों छठी क्लास में। और अगले वर्ष की अगर हम बात करें बच्चों यानी कक्षा 7वीं में हम ईस्वी सन 9वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक के इतिहास का अध्ययन करेंगे, राइट। तो बच्चों ईसा पूर्व 3000 से ईस्वी सन 8वीं शताब्दी तक आपने इस वर्ष यानी कक्षा छठी में अध्ययन किया है। और अगले वर्ष यानी बच्चों कक्षा 7वीं में हम क्या पढ़ेंगे, ईस्वी सन 9वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक के इतिहास का अध्ययन करने वाले हैं, राइट। तो बच्चों ईस्वी सन 9वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी के कालखंड को इस कालखंड के इतिहास को मध्ययुगीन इतिहास कहा जाता है, राइट। तो बच्चों आपको ध्यान रखना है ईस्वी सन की 9वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी की जो हम बात कर रहे हैं, तो ईस्वी सन की 9वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी के कालखंड के इतिहास को मध्ययुगीन इतिहास कहा जाता है। इस बच्चों इंग्लिश में इसे मेडिवल हिस्ट्री कहा जाता है, यानी मध्ययुगीन इतिहास कहा जाता है, राइट। तो बच्चों हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप इस पाठ को अच्छी तरह से समझ रहे हैं। यानी बच्चों हमने इस पाठ को 2 भागों में देख लिया है, यानी प्राचीन भारत और विश्व को हमने 2 भागों में देखा। पहले भाग में बच्चों पार्ट 1 में जहां हमने अध्ययन किया था भारत और पश्चिमी देशों के बारे में हमने विस्तार से जानकारी प्राप्त कर ली थी। और बच्चों इस पाठ में अर्थात प्राचीन भारत और विश्व के दूसरे भाग में पार्ट 2 में हमने जो बच्चों आज अध्ययन किया भारत और एशिया महाद्वीप के अन्य देशों की चर्चा हमने विस्तार में कर ली। तो बच्चों इस तरह से इस पाठ को पूरी तरह से आप समझने के लिए बच्चों इसके जो दोनों भाग हैं पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों भाग अगर आप पढ़ लेते हैं तो बच्चों आप इस पाठ को अच्छी तरह से समझ जाएंगे।
ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों, अब हम आज हमने पढ़ा है यानी भारत और एशिया महाद्वीप के अन्य देशों की बात हम यानी पार्ट 2 में जो आज हमने सीखा है उसका बच्चों आइए हम अभ्यास कर लेते हैं। तो चलिए बच्चों ध्यान से देखिए, निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य बताना है। यदि कथन असत्य हो तो उसे सत्य करके लिखना भी। तो पहला कथन आपके सामने स्क्रीन पर है। बौद्ध धर्म का प्रसार करने के लिए सम्राट अशोक ने अपने बेटे महेंद्र तथा अपनी बेटी संघमित्रा को अमेरिका भेजा था। याद कीजिए बच्चों, क्या ये कथन सत्य है? कथन को ध्यान से एक बार और देख लीजिए बच्चों, कथन में क्या लिखा हुआ है। बौद्ध धर्म का प्रसार करने के लिए सम्राट अशोक ने अपने बेटे महेंद्र तथा अपनी बेटी संघमित्रा को अमेरिका भेजा था। तो बच्चों इसका जो कीवर्ड है ध्यान से देखिए, उसको आप पहचानिए, समझिए कि क्या ये कथन सत्य है कि बौद्ध धर्म का प्रसार के लिए सम्राट अशोक ने अपने बेटे महेंद्र तथा बेटी संघमित्रा को अमेरिका भेजा था। क्या ये कथन सत्य है? तमाम विद्यार्थियों को याद आ गया होगा। तो चलिए बच्चों, आपने उत्तर दे भी दिया होगा, तो अपना उत्तर टैली कीजिए। तो बच्चों ये कथन असत्य है। तमाम विद्यार्थियों को पता चल गया होगा कि आखिर में ये असत्य क्यों है। तो बच्चों फिर से एक बार देखिए, जिन विद्यार्थियों ने अगर नहीं समझा है तो ध्यान समझिए। बौद्ध धर्म का प्रसार करने के लिए सम्राट अशोक ने अपने बेटे महेंद्र तथा अपनी बेटी संघमित्रा को अमेरिका भेजा। तो बच्चों याद कीजिए कि क्या बौद्ध धर्म का प्रसार करने के लिए सम्राट अशोक ने अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को अमेरिका भेजा था। तमाम विद्यार्थियों को इसका उत्तर क्लिक कर गया होगा और उन्होंने सही उत्तर दे भी दिया होगा। यस, तो बच्चों याद आया आपको कि क्या सम्राट अशोक ने अपने बेटे तथा अपनी बेटी को अमेरिका भेजा था बौद्ध धर्म का प्रसार करने के लिए? तो तमाम विद्यार्थियों ने उत्तर दिया होगा ये असत्य है। तो बच्चों यहाँ लिखा हुआ है कि यदि कथन असत्य हो तो उसे सुधार कर लिखिए, यानी सत्य करके लिखिए। तो किस तरह से आप लिखेंगे? इस तरह से सत्य करके लिखेंगे। तो सत्य कथन इस तरह होगा कि बौद्ध धर्म का प्रसार करने के लिए सम्राट अशोक ने अपने बेटे महेंद्र तथा अपनी बेटी संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। तो बच्चों ये जो अमेरिका भेजा था ये सही नहीं था, इसे को आपको हटाना है और इसकी जगह आपको क्या रखना है? श्रीलंका रखना है। इस बच्चों श्रीलंका, ठीक है, श्रीलंका के देश में, न कि अमेरिका के। तो इस तरह से जो कथन असत्य है उसको सत्य करके लिख लेना है। आइए बच्चे इसी क्रम में और आगे बढ़ेंगे। अगला कथन ध्यान से देखिए, निम्नलिखित कथन असत्य है या सत्य है या सत्य पहचानना है। यदि कथन असत्य हो तो उसे सत्य करके लिखना है। श्रीलंका के महावंश और दीपवंश ग्रंथ भारत और श्रीलंका के बीच के पारस्परिक संबंधों की जानकारी देते हैं। तो बच्चों याद कीजिए, इसकी चर्चा हमने की थी। श्रीलंका के जो दो ग्रंथ महावंश और दीपवंश, ये जो ग्रंथ हैं भारत और श्रीलंका के बीच के पारस्परिक संबंधों की जानकारी देते हैं। तो क्या यह कथन सत्य है? चलिए अपना उत्तर दीजिए। तो तमाम विद्यार्थियों ने इसका उत्तर दे दिया होगा। तो चलिए बच्चों अपना उत्तर टैली करिए। जिस बच्चों ये कथन बिल्कुल सत्य है। श्रीलंका के महावंश और दीपवंश ग्रंथ भारत और श्रीलंका के बीच के पारस्परिक संबंधों की जानकारी देते हैं। आइए बच्चों अगला कथन देखते हैं। तो जरा ध्यान से देखिए, चीन में तैयार होने वाले रेशमी वस्त्र को भारत में चीनांशुक कहते थे। तो क्या एक कथन सत्य है कि चीन में तैयार होने वाले रेशमी वस्त्र को भारत में चीनांशुक कहते थे? यह कथन सत्य है या असत्य? तो चलिए बच्चों इसका उत्तर आपको बताना है, देना है। तो तमाम विद्यार्थियों ने उत्तर दे दिया होगा। तो चलिए अपना उत्तर टैली कीजिए। यह कथन बिल्कुल सत्य है। चीन में तैयार होने वाले रेशमी वस्त्र को भारत में चीनांशुक कहते थे। यह कथन बिल्कुल सत्य है। आइए बच्चों इसी क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। तो अगला कथन ध्यान से देखिए बच्चों, इंडोनेशिया में आज भी रामायण और महाभारत की कथाओं पर आधारित नृत्य एवं नाट्य लोकप्रिय हैं। तो क्या यह कथन सत्य है कि इंडोनेशिया में आज भी रामायण और महाभारत की कथाओं पर आधारित नृत्य और नाट्य लोकप्रिय हैं? तो बच्चों क्या यह कथन सत्य है? तमाम विद्यार्थियों को याद आ गया होगा। तो चलिए अपना उत्तर टैली कीजिए। जिस बच्चों ये कथन बिल्कुल सत्य है।
आइए बच्चों इसी क्रम में और आगे बढ़ लेते हैं। तो चलिए बच्चों अंतिम कथन ध्यान से देखिए। ये कथन सत्य है या असत्य? यदि कथन असत्य हो तो सत्य करके लिख दीजिए। ईस्वी सन 9वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी के कालखंड को इतिहास का मध्ययुगीन इतिहास यानी इस कालखंड के इतिहास को मध्ययुगीन कालखंड यानी मध्ययुगीन इतिहास कहते हैं। यानी ईस्वी सन 9वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी के कालखंड को इतिहास का यस बच्चों मध्ययुगीन इतिहास कहते हैं। इस कालखंड को तो क्या कथन सत्य है? 9वीं से 18वीं शताब्दी का जो कालखंड है इतिहास का, यह मध्ययुगीन इतिहास कहलाता है। यानी मेडिवल हिस्ट्री की बात कही जा रही थी। बच्चों इसकी चर्चा हमने की थी, क्या कथन सत्य है? तो तमाम विद्यार्थियों ने यहाँ उत्तर दे दिया होगा, राइट। तो चलिए बच्चों अपना उत्तर टैली कीजिए। ये कथन बिल्कुल सत्य है। तो बच्चों हम उम्मीद करते हैं कि आपने प्राचीन भारत और विश्व इस पाठ को अच्छी तरह से समझ लिया है। बच्चों इस पाठ को एक बार फिर से आपको रिवाइज कराएं। 2 भाग में है और 2 भाग पढ़ने के बाद आप पूरी तरह से अच्छी तरह से आप समझ जाएंगे। तो आपने अगर बच्चों वीडियो का पहला जो भाग है आपने अगर नहीं देखा होगा तो बच्चों आप उसे जरूर देख लीजिए, जिससे आप इस पाठ को समझ सकें। तो चलिए बच्चों बृहन मुंबई महानगर पालिका के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बच्चों अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। ओके बच्चों बृहन मुंबई महानगर पालिका के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो बच्चों हम उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपने समझ लिया है। आगे फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।